आई वाज टेलिंग दैट न्यूटन ने ये कहा था, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे, ठीक है, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। सपोज भाई तुम्हारे घर में, सपोज तुम्हारे सामने अभी मोबाइल या लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या वो अपने आप मूव करने लगेगा अपने पोजीशन से? इज इट पॉसिबल कि वो अपने आप अपने पोजीशन से मूव करने लगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बट अगर तुम खुद उस पर फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली इट विल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? जब तक कि फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, टिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक उस पे फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। एंड सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन, या फिर हम बोल सकते विल मेंटेन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। वो अपने स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। कब तक मेंटेन करेगा? जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। सपोज उसे किसी ने पुश किया तो व्हाट विल हैपन, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर किसी ने उसे होल्ड करने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल द ब्रेक्स, तो उसकी स्पीड घट जाएगी। और अगर स्टीयरिंग के हेल्प से उसे हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो इट विल चेंज द डायरेक्शन। बट अपने आप इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स मोशन, अपने आप को अपने मोशन को चेंज नहीं करने वाला है। सो द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल मेंटेन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। कब तक? अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि उस पे फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक इट विल कंटिन्यू टू मूव, वो मूव करता रहेगा। तो न्यूटन ने, देखो एक नॉर्मल सी बात है, नहीं तो हमें भी पता है कि भाई अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो जब तक उसे हम रोकना नहीं चाहें, दैट इज बेसिकली जब तक उसे फोर्स नहीं लगाया जाए, वो मूव ही करते रहेगी। तो न्यूटन ने इसी चीज को अपना लॉ बना दिया। ऑलराइट, सभी को ये बात पता है ना, सभी ये बात मानते हैं कि अगर कोई चीज रुकी हुई है रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक रेस्ट पे रहेगी भाई? जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। हम फोर्स लगाएंगे, हम उसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो मूव कर जाएगी। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, फॉर एग्जांपल एक बाइक है या एक व्हीकल है, कार है, बाइसिकल है, वो मूव कर रही है, ठीक है, एक फुटबॉल है जिसको किसी ने किक किया, वो मूव कर रही है। अब तुम अगर उसको रोकने की कोशिश करोगे, अगर तुम उस पर फोर्स लगाओगे तो इट विल स्टॉप। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो मूव करते रहेगी, ठीक है। तो न्यूटन ने इस कॉमन ऑब्जर्वेशन को अपना लॉ बना दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। ऑलराइट, लावण्य समझ में आ गया? तुमने ये पूछा था डाउट, यस सर। समझ में आ गई बच्चे बात? यस सर। ठीक, आप देखो यहाँ पे फिर से हम इस पॉइंट को देखते हैं कि सपोज तुम्हारे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, वो अपने आप से स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, मतलब वो खुद से मोशन में नहीं आ सकता। तो हम क्या कहते हैं भाई, उसकी एक इनएबिलिटी है। या फिर ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने एक थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज एक कबर्ड रखा हुआ है, ठीक है, और एक भारी सा टेबल रखा हुआ है। अब तुम उसको मूव करवाना चाहते हो तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। इनिशियली वो मूव नहीं करेगा तो तुम उस पर ज्यादा फोर्स लगाओगे, जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके वो कहीं पे मूव करना शुरू करेगा। तो बेसिकली जब तुम उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब तुम उसे रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो रेजिस्ट कर रहा है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, तभी इसलिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तुम उसे रोकना चाहते हो, सो अगेन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। वो खुद से ही रेस्ट में नहीं आना चाहता, और जब तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो तो ऐसा नहीं वो तुरंत रुक गया, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई फोर्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अ व्हीकल इज मूविंग, एक व्हीकल मूव कर रहा है, तुमने जहां पे ब्रेक लगाया वो व्हीकल वहीं पर नहीं रुकता, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे मूव करता तब जाकर रुकता है। तो बेसिकली जब तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उसको रेजिस्ट कर रहा था, वो रुकना नहीं चाहता था, ठीक है।
सो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन की चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता। उसी तरह अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो रेस्ट में नहीं आना चाहता। सो ये जो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता, ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। तो ये जो टेंडेंसी होती है अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स की, कि वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं या वो सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। उसको इनर्शिया बोलते हैं। Anybody has any doubt? Sarthi, you joined us after a very long time. Sir, network issue, sir. Okay. So whatever I'm teaching today, I'm recording the session also. So by tonight or tomorrow morning, I will upload it on YouTube and I will send you the link also. तो inertia समझ में आ गया? Inertia is basically the inability, एक inability होता है, ठीक है, एक resistance होता है। जब भी हम किसी रुकी हुई चीज को, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है और उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो इट इज नॉट इजी, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था जिसमें दो बच्चे थे, वो एक बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनिशियली जब वो उस बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जब उस बॉक्स के स्टेट को वो रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे थे तो बॉक्स रेजिस्ट कर रहा था, बॉक्स नहीं आना चाहता था मोशन में। तो दिस इज द, ये सभी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता, ठीक है, और अगर वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ व्हीकल इज मूविंग, तो जब तक उसमें हम ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक उसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और जब हम उस पर ब्रेक्स लगाते भी हैं तो वो वहीं पर नहीं रुकता, इट टेक्स सम टाइम टू स्टॉप, ठीक है, कुछ समय लेता है रुकने के लिए। तो बेसिकली हम जो उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? ना इनर्शिया तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहता। इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को वो अपने आप चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसे चेंज करवाना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला एग्जांपल क्या है? A person is standing in a bus falls backward when the bus start moving suddenly. ठीक है, आप समझो इस चीज को। You must have observed that तुम किसी भी व्हीकल में रहते हो, ठीक है, चाहे वो कार है चाहे वो बस है, अगर वो अचानक आगे की तरफ बढ़ता है तो तुम्हें पीछे डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तुम पीछे की तरफ पुश हो जाते हो। ऐसा क्यों होता, समझने की कोशिश करो। सपोज दिस इज अ बस, ये एक बस है, बस का फ्लोर है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लोर ऑफ अ बस एंड हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग। अभी क्या है, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, शुरुआत में दोनों रेस्ट में, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। यहां बोथ मैं किसकी बात कर रहा हूं? द पर्सन एज वेल एज द बस। नाउ व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, अगर मान लो बस मूव कर रहा है तो क्या बस अपनी मर्जी से मूव कर रहा है? क्या वो उसने अपने आप रेस्ट से मोशन में मूव करना शुरू कर दिया? कैन एनीबॉडी टेल दिस? नो सर। तो कैसे वो मूव कर रहा है? सर जो ड्राइव कर रहा है वो मूव करेगा। बेसिकली इंजन जब फोर्स लगा रहा है तब जाके बस मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा है कि बस ने अपने स्टेट को तब जाके चेंज किया जब उस पे एक फोर्स लगाया गया। यहां तक क्लियर है? नाउ लुक हियर। जैसे ये बस आगे की तरफ मूव होगा तो ये पर्सन जो इस बस पे खड़ा है उसके लेग्स जो है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वो भी आगे के डायरेक्शन में मूव होना चाहेंगे, राइट।
क्योंकि बस के फ्लोर और उस पर्सन के लेग्स के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पर्सन के लेग्स को आगे खींचेगा, आगे ये मूव करेंगे। बट पर्सन की जो अपर बॉडी है, ये जो पर्सन की अपर बॉडी है, ये जो पर्सन की अपर बॉडी है, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी क्योंकि इसके अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, पर्सन का जो लोअर बॉडी था, दैट इज द लेग्स, दे वर इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। तो फ्रिक्शन के वजह से जब बस आगे बढ़ा तो उसने इन लेग्स को भी आगे की तरफ पुल किया। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पर्सन का अपर पार्ट था, दैट वाज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे था और उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो व्हाट विल हैपन, ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जैसे ये बस आगे मूव कर गया फ्रॉम यहां से यहां तक, तो ये पर्सन के जो लेग्स हैं वो तो आगे की तरफ मूव कर गए। क्यों? क्योंकि वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थे। बट द अपर पार्ट ऑफ द पर्सन, जो अपर पार्ट था उस पर्सन के बॉडी का, वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दिस पर्सन गेट्स डिसबैलेंस, ये डिसबैलेंस हो गया एंड ही विल फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? ऑलराइट, सो अगेन सपोज वी आर सिटिंग इन अ व्हीकल, हम एक व्हीकल में बैठे हुए हैं और अचानक वो जो पर्सन है, जो ड्राइवर है, वो ब्रेक सप्लाई करता है। व्हाट हैपन, हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, हमें आगे की तरफ झटका लगता है। अगेन द सेम थ्योरी वर्क्स है, सेम थ्योरी वर्क करता है। इनिशियली क्या था, वो कार मूव कर रही थी और उसके अंदर हम बैठे हुए थे। तो क्योंकि कार मूव कर रही थी तो हमारी बॉडी भी कार के साथ मूव कर रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, कार रुक जाती है। कार क्यों रुक जाती है? क्योंकि कार पे ब्रेक्स लगाया जाता, मींस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार। तो जैसे ही उस कार पे फोर्स अप्लाई हुआ, कार का स्टेट चेंज हो गया। नाउ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी का लोअर पार्ट, जो कि उस कार के सीट के साथ या फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, उस पे भी फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स लगा, तो वो भी रुक गया। ठीक है, वो भी रुक गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो मूव ही करता रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो वो मूव ही करता रहेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, हमारे जो लोअर पार्ट है वो रुक गई है, वो रेस्ट में आ चुकी है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या लगता है, हमें आगे की तरफ जर्क लगता है। तो इसलिए सीट बेल्ट जो हम पहनते हैं इसी कारण के लिए पहनते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट क्या करता है, वो हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी सीट से टाइटली बांध के रखता है। तो एज अ रिजल्ट जब ब्रेक्स लगते हैं तो हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई है और हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को वो सीट बेल्ट जो है वो टाइटली पुल करके रखता है। एज अ रिजल्ट हमें आगे की तरफ झटका नहीं लग रहा होता। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है? फाइन। So this first one is an example of inertia of rest. ये inertia of rest का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहता था। एंड द सेकेंड वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ inertia of motion. Now I want you all to read both of these. ये दोनों को पहले एक बार रीड कर लो and tell me if there is any doubt in any part of the topic. I'm giving you 2 minutes for this. Read कर लो इसे। सर एक बारी बी पार्ट समझा दो। So B part में क्या? A person standing in a moving bus falls forward if the driver applies brake suddenly. कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? सर यस, कभी कभार सर। कभी कभार हुआ है। So ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं।
This happens because when the bus is moving, the person standing in it is also in motion along with the bus. Actually क्या होता है, जब बस मूव कर रहा होता है तो जो उसके अंदर पर्सन होते हैं वो भी मोशन में आ जाते हैं, क्योंकि बस मोशन में है तो पर्सन भी मोशन में है. Now, but when the driver applies brakes, the speed of the bus decreases suddenly or bus comes in the state of rest suddenly. तो जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो ब्रेक तो एक तरह का फोर्स लगा, फोर्स किस पे लगा, बस पे लगा, तो बस रुक गया. यहां तक ठीक है बातें. नाउ द लेग्स ऑफ द पर्सन, या हमारी जो लोअर पार्ट है बॉडी की, क्योंकि हम या तो बैठे हुए होते हैं या तो हम खड़े रहते हैं, तो हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में, या तो उसके फ्लोर के कांटेक्ट में या तो उसके सीट के कांटेक्ट में है. तो फ्रिक्शन लगता है वहां पे, और फ्रिक्शन की वजह से जो बस का फ्लोर है या बस की जो सीट है वो भी हमें रोक लिया, हमारे लोअर पार्ट को रोक लेती है. तो हमारे लोअर पार्ट भी एक फोर्स लगता है जिसके वजह से हमारी लोअर पार्ट रुक जाती है. बट व्हाट अबाउट आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी? ऊपर की बॉडी में क्या होता है? ऊपर की बॉडी मोशन में थी और ऊपर की बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है. देखो, या तो अगर हमने किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है तो उस केस में क्या होता कि वो ऑब्जेक्ट, अगर मान लो हमने किसी पिलर को या मेट्रो में ऊपर जो हैंडल्स होते हैं हमने किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है, तो क्या होता है हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे भी एक फोर्स लग जाता है जिसकी वजह से हम रुके हुए रहते हैं. बट क्योंकि हमने किसी चीज को होल्ड नहीं किया हुआ है तो हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो अभी भी मोशन में है. ठीक है, हमारी जैसे ये मेरा हाथ दिख रहा है तुम्हें सारथी? यस सर. ऑलराइट. सो सपोज मान लो जैसे कि ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा था, अचानक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रुक जाता है, बट अपर पार्ट रुक नहीं पाता है, तो ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और आगे की तरफ गिर जाते हैं. ठीक है, बात आई समझ में? ओके सर. यस सर. एनी डाउट हियर? नाउ वन मोर थिंग, अब इसमें कुछ और टॉपिक देखो, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू सम ऑफ देम, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ. जनरली तुमने देखा होगा कि जैसे कारपेट्स वगैरह होते हैं या हमारे कपड़े होते हैं, अगर वो गीले रहते हैं तो हम उसे इस तरह से जर्क दे रहे होते हैं. जर्क क्यों देते हैं? ये जो कपड़े हैं जब उनको धुला जाता है, ठीक है, अगर उन्हें हाथ से धुला जाता है तो उन्हें स्टिक से बीट किया जाता है, पीटा जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. जो उसके अंदर डर्ट हो, देखो इनिशियली जो मैं कारपेट का एग्जांपल लेके बताता हूँ. ठीक है, इनिशियली द कारपेट वाज एट रेस्ट, और कारपेट पे जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो भी रेस्ट में थे. अब अचानक जब उस कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो स्टिक से हम उस कारपेट पे फोर्स लगाते हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, कारपेट मोशन में आ जाता है सडनली. क्यों आता है? क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया. बट डस्ट के पार्टिकल, जैसे ये कारपेट है, इसके ऊपर एक डस्ट के पार्टिकल है, ठीक है, अब कारपेट अचानक मूव हो गया क्योंकि कारपेट पे हमने फोर्स लगाया था, लेकिन डस्ट का पार्टिकल उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा था, तो वो वहीं पर रुक गया. अब वो वहां पर रुक गया तो वो हवा में तो तैरेगा नहीं. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, वो गिर जाएगा. ठीक है, वो नीचे फॉल करने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम ये कहते हैं कि डस्ट बाहर आ रहा है. उसी तरह जब हम कपड़ों को बाहर सूखने को देते हैं, ठीक है, ऑन अ स्ट्रिंग, तार पे, किसी भी चीज पे, तो हम उसे झाड़ते हैं. ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, ठीक है, जैसे उसको जर्क देते हैं, तो हमने तो कपड़े को जर्क दिया तो कपड़ा मोशन में आ जाता है, लेकिन उस पे जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उस पे तो कोई फोर्स नहीं लगा. तो वो क्या होता है, जैसे ही कपड़े पे जर्क लगता है कपड़ा मूव कर जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वहीं पर रह जाते हैं. एज अ रिजल्ट वो सेपरेट आउट हो जाता है. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर एक पेड़ को, ठीक है, अ ट्री और अ प्लांट को हम शेक करते हैं या किसी पेड़ के ब्रांच को हम शेक करते हैं तो पत्ते टूट के गिर रहे होते हैं. ठीक है, द लीव्स आर डिटैच्ड. अगेन टोटली सेम कॉन्सेप्ट, जो पत्ते हैं वो ब्रांच से स्टिक हो रहे होते हैं. ठीक है, अब जब हम ब्रांच को शेक करते हैं, हमने ब्रांच पे फोर्स लगाया जिसके वजह से जो ब्रांच है वो रेस्ट से मोशन में आ गया, नो प्रॉब्लम. बट जो लीव्स है वो तो रेस्ट में ही थे. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जैसे ही हमने ब्रांच पे फोर्स लगाया ब्रांच अचानक मूव कर गया. तो जो लीफ है, ठीक है, जो कमजोर लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहना चाहते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं और फिर वो जमीन पे गिर जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई बात समझ में? फाइन.
सो आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू हैव प्लेड कैरम, कभी ना कभी कैरम तो खेला ही होगा। तो कैरम में क्या Yes, होता sir. है, कैरम में क्या होता है कि जो उसकी कॉइन्स होते हैं, अगर वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और तुम जो लोअर पार्ट, जो सबसे लोएस्ट कॉइन होता है, उसको तुम बहुत हार्ड से स्ट्राइक करते हो, व्हाट हैपेंस, सिर्फ वो कॉइन जो है वो नीचे से निकल जाता है, बाकी पूरा का पूरा टावर जो है, जो पाइल ऑफ कॉइन्स है, वैसे का वैसे ही नीचे आके गिरता है, ठीक है, वो बिखरता नहीं है, वैसे का वैसे ही नीचे आके गिर जाता है। सो अगेन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने फोर्स किस पे लगाया, सिर्फ द लोएस्ट कॉइन, जो सबसे नीचे में कॉइन अरेंज था, हमने उस पर फोर्स लगाया। हमने क्योंकि उस पर फोर्स लगाया तो उसने अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लिया, वो मूव कर गया। बट द अपर पार्ट, जो ऊपर के कॉइन्स थे, वो क्या होते हैं, वो वैसे ही के वैसे नीचे आके उस बोर्ड पे रखे जाते हैं, या मतलब वो गिरते नहीं है बेसिकली। सबने ये चीज किया है, सबके साथ ऐसा हुआ है कभी कि भाई बहुत जब स्ट्रांगली स्ट्राइक करते हो तुम, तो व्हाट हैपेंस, जो सबसे बॉटम वाले कॉइन्स है वो तो मूव कर जाते हैं, लेकिन ऊपर के कॉइन वैसे के वैसे ही नीचे आ जाता है। आई होप सभी के साथ Yes, ऐसा sir. हुआ होगा, ठीक है। Yes, sir. So these are all example of Newton first law of motion, ये सभी के सभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल है, राइट। तो आज की क्लास में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ तक ही पढ़ेंगे। नाउ योर होमवर्क विल सर बी, एक बारी सर पहले वाली भी स्लाइड दिखा दो सर, एक बारी स्क्रीनशॉट। वैसे आई विल सेंड द पीडीएफ बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो योर होमवर्क विल बी कि एनसीईआरटी की बुक उठाना, और एनसीईआरटी की बुक में इनर्शिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद एक टॉपिक है इनर्शिया। तुम्हें इनर्शिया तक पूरे बुक को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी लाइन में अगर डाउट होगा तो उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो विद दिस आवर क्लास कम्स टू एन एंड, यू कैन लीव द सेशन। Thank you, sir.